नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या फिर दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बंगाल में मिडनाइट ड्रामा बीते कल काफी ज्यादा देखने को मिला। जी हां, अभिषेक बनर्जी के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उनमें कहासुनी हुई और ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथापाई की भी नौबत आ गई। आखिर क्या कुछ रहा ये पूरा विवाद और क्यों मचा इतना बवाल, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि टीएमसी को भी एक बड़ा झटका लगा है। दूसरी प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो भारत की ताकत इस समय बढ़ती हुई नजर आई। जी हाँ, FATF में भारत का ये दबदबा इस समय नजर आ रहा है। आखिर और इसके FATF में भारत के दबदबे के पीछे क्या वजह है और किस व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी मिली, किस भारतीय को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है भारतीय नौसेना से जुड़ी। जी हाँ, जब दुनिया देखेगी भारतीय नौसेना की ताकत और समंदर में भारत की त्रिशक्ति कल नजर आएगी और जिसकी वजह से भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो और मजबूत होगी। जी हाँ, आने वाले कल 3 जो युद्धपोत हैं वो नौसेना में शामिल होने वाले, जो नौसेना की क्षमता को और ज्यादा मजबूत करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे। क्या इनकी और खूबियां हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको रहा, जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद से सियासी भूचाल जो थमने का नाम नहीं रहा। कभी सत्ता के गलियारों में मजबूत मानी जाने वाली टीएमसी इस समय अंदरूनी कलह, बगावत और विवादों के भंवर में पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। और कोलकाता एयरपोर्ट पर आधी रात का हाई वोल्टेज ड्रामा इस बात का संकेत है कि सियासी तापमान किस कदर बढ़ चुका है। दरअसल अभिषेक बनर्जी के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा वहां पर हुआ। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। लेकिन कहानी सिर्फ एयरपोर्ट के घमासान तक सीमित नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी को एक और बड़ा झटका लग चुका है, जब तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। यानी एक तरफ सड़कों पर सियासी संघर्ष, दूसरी तरफ संगठन और फंडिंग पर उठते ये तमाम सवाल। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कोलकाता में मिडनाइट ड्रामा। तो जी हां, बीते कल ये मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले ही ये हंगामा हुआ है और ये कहासुनी शुरू हुई और कहासुनी धीरे धीरे हाथापाई में तब्दील हो गई। टीएमसी और बीजेपी दोनों के समर्थक वहां पर इस दौरान मौजूद थे। एयरपोर्ट पर ये जबरदस्त झड़प देखने को मिली है, जिसकी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। बीजेपी और टीएमसी के काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे और जब हालात बिगड़ते हुए नजर आए तो उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर पूरा बीच बचाव किया है। और इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों की तरफ से बड़ा दावा भी इस समय किया गया कि अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने की साजिश थी। ये बात टीएमसी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं और साजिश को लेकर समर्थकों में ये पूरा बहस हुई है और बहस धक्का मुक्की और झगड़े में तब्दील हो गई। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के जो समर्थक हैं वो एयरपोर्ट पर भिड़ते हुए नजर आए हैं। कहासुनी हुई, कहासुनी बहसबाजी में बदल गई और बहसबाजी देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। हालांकि जब हालात बिगड़े तो उसके बाद में जो पुलिस वहां पर मौजूद थी उसने बीच बचाव कराया है। तो कोलकाता में पूरा ये मिडनाइट ड्रामा कल चलता हुआ नजर आया और एक दूसरे पर तमाम आरोप इस समय लगाए भी जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ ये पूरा मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक कई सारे झटके भी इस समय लग रहे हैं। जी हां, उनके नेताओं के खिलाफ एक तरह से हम देखें तो अलग कार्रवाइयां चल रही हैं। जो पुराने मामले हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए वो तमाम खंगाले जा रहे हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मामले खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अब ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका इस समय लग चुका है। तो ममता बनर्जी को अब एक और झटका लग चुका है और ये झटका है कि टीएमसी के जो 3 बैंक खाते हैं वो इस समय
पूरी तरह से फ्रीज कर दिए, यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो इन 3 बैंक खातों से पैसा नहीं निकाल सकती है। इन 3 खातों को फ्रीज कर दिया गया है, खातों से लेन देन नहीं होगा। अकाउंट में आपको बता दें कि 440 करोड़ की राशि इस समय जमा है टीएमसी के इन 3 खातों में। 12 जून को अरूप विश्वास का बैंक पत्र था और तत्कालीन पार्टी कोषाध्यक्ष थे अरूप विश्वास। पार्टी के बागी गुट की पुलिस में शिकायत और जिसके बाद में ये कार्रवाई की गई है और पार्टी फंड के उपयोग की जांच की मांग बागी गुट की वजह तरफ से की गई। शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और टीएमसी के जो 3 खाते हैं उनको इस समय फ्रीज कर दिया गया है, जो ये दिखा रहा है कि पार्टी के जो बैंक खाते हैं उन पर अब संकट साफ तौर पर नजर आया। पार्टी के अंदरूनी बिखराव के बाद में अब तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों को लेकर यह पूरा नया विवाद शुरू हो चुका है। चुनौती सामने आई टीएमसी के सामने और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस ने टीएमसी के 3 बैंक खातों के जो डेबिट है, यानी कि जो पैसा निकाला जाएगा, वो उसे पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। अब इन 3 बैंक खातों से टीएमसी पैसा नहीं निकाल सकती है और फ्रीज होने की वजह से इसके साथ ही किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन भी अब मुमकिन नहीं होगा टीएमसी के लिए। इसके साथ ही इन खातों से फिलहाल एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकेगा। और हाल ही में अगर हम देखें तो तृणमूल के नेता अरूप विश्वास की अगर हम बात करें तो वो उस समय कोषाध्यक्ष थे और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ 4 मई को जब नतीजे आए थे, उसके बाद से लगातार टीएमसी चौतरफा घिर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सबसे पहले तो बीते कल मिडनाइट ड्रामा जो चला है एयरपोर्ट पर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, टीएमसी और बीजेपी के समर्थक जो बहसबाजी करते रहे और बहसबाजी देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। क्या पूरा ये मिडनाइट ड्रामा रहा है सौरभ? कृतिका, देखिए पिछले दिनों कई जगहों पर ऐसे देखा गया है कि जैसे जैसे भवानी भवन में भी आप जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी को लगातार 3 दिन बुलवा उनको समन भेजा गया था और वो वहां पर हाजिर हुए थे। तो देखा जा रहा था जहां भी अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं तो वहां के बाहर अभिषेक बनर्जी के जो समर्थक है वो भी वहां जा रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो कल भी यही देखने को मिला। कल अभिषेक बनर्जी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलने गए थे और जब लौटते बाद दिल्ली से जब वो लौट रहे थे तब दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। तो इसी को चलते दोनों पक्ष में तृणमूल और बीजेपी के वो समर्थक थे जो नारेबाजी कर रहे थे। डेमोक्रेटिक कंट्री में नारेबाजी करना कोई दोष नहीं है। कोई अपना अगर खूब विरोध जताना चाहते हैं तो जता सकते हैं, लेकिन कल इस बात को राज नहीं आई टीएमसी के समर्थकों को और उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा के जो समर्थक है, भाजपा के समर्थक के साथ उनका झड़प शुरू हो गया और तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से वो भाजपा के जो समर्थक हैं उनके ऊपर हमलावर हुए। और इसी बात को लेकर वहां के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है वो भी काफी इस बात को संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट एक हाई सिक्योरिटी जोन है। वहां पर इस तरीके से झड़प, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी इस पूरी बात को गंभीरता से उन्होंने इस बात को लिया है। और भाजपा के जो यहाँ के जो विधायक है, दमदम के जो विधायक है, वो भी मौके पर पहुंचे थे और उनका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पुलिस का काम है और इसके चलते अगर कोई विरोध दिखाना चाहते हैं तो विरोध और पुलिस के परमिशन से ही वहां पर दिखा रहे थे। अगर कोई ऐतराज किसी को होना था तो वो पुलिस को होना था। लेकिन टीएमसी का ये जो इस तरह का जो रवैया है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि टीएमसी अब तक पूरी तरह से इतनी बड़ी हार के बाद भी पूरा उनका जो रवैया था वही रह गया है। अभी तक उनको ये हार हजम नहीं हुआ और कहीं ना कहीं जाके ये मानना है भाजपा समर्थकों का ये आरोप है कि असल में टीएमसी अब पूरी तरह से अपने आप पर आपा खो चुका है। इसके साथ ही सौरभ, अगर हम देखें तो टीएमसी को झटकों पर झटके लग रहे हैं सत्ता परिवर्तन के बाद में। उनके नेताओं पर कार्रवाई एक तरफ हो रही है, एक तरफ बागी विधायक, बागी सांसद नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही अब टीएमसी को एक और झटका लग चुका है कि उनके जो 3 बैंक खाते हैं उनको पूरी तरह से सीज कर दिया है, क्योंकि वित्त से जुड़ी हुई कई सारी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए, एक तरफ से नेता जो है वो छोड़ रहे हैं, जो करप्शन से जुड़े हुए जिनके ऊपर आरोप थे उनके ऊपर अब कार्रवाई हो रहा है
और जो ट्रस्टेड थे ममता बनर्जी के, अरूप विश्वास ममता बनर्जी के एकदम क्लोज थे, और यही कारण था कि मेसी कांड के बाद भी अरूप विश्वास के खिलाफ ऐसा कोई सख्त कदम ममता बनर्जी ने नहीं लिया था। तो वो अरूप विश्वास भी अब दीदी का दामन छोड़ चुका है, कहीं ना कहीं ये चिट्ठी वो दर्शाता है। जी। और अरूप विश्वास का जो बयान था, वो अरूप विश्वास का ये बयान था कि जब अब कौन असली टीएमसी है कौन नकली टीएमसी है वो पहचान नहीं जा रहा है, इसीलिए जी। अभी बैंक अकाउंट में फ्रीज लेन देन जो है वो लेन देन अभी के लिए स्थगित किया जाए। लेकिन टीएमसी का यह कहना था कि अरूप विश्वास को पहले से ही अपने उस पद से हटाया गया है, और उसमें उसके जगह पर सुभाषिष चक्रवर्ती को कोषाध्यक्ष ट्रेजरर उनका जो है वो ट्रेजरर उनको पद दिया गया है। लेकिन वो अभी तक बैंक को इंटीमेट नहीं हुआ था, और इसी के चलते ऋतव्रत बनर्जी जो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, उन्होंने पुलिस में एक कंप्लेन किया था, क्योंकि वो मानते हैं कि वो असली तृणमूल है। तो इसी को पुलिस के पास उन्होंने जो कंप्लेन दायर किया था, उनकी जो गुट है उनकी गुट जो कंप्लेन दायर किए थे, उसी के चलते पुलिस ने अभी के लिए ये जो 3 अकाउंट है उस 3 अकाउंट को फ्रीज किया है। लेकिन ये दर्शाता है कि एक पार्टी सिर्फ अपने समर्थकों को नहीं खोए हैं, अपनी जो नेता है सांसद है उनको नहीं खो रहे हैं, लेकिन एक पार्टी के हर एक बिंदु में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी दिख रहा है। तो इतना सारे एक पार्टी के हर कदम पर अगर ट्रांसपेरेंसी ऐसा देखा जाए कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वो एक बड़ा सवाल जनता के मन में उठ रहा है कि आखिर में टीएमसी पार्टी थी क्या। बिल्कुल, और ये सवाल उठना भी जायज है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि ग्लोबल मंच पर भारत ने अब एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे भारत को अब वैश्विक स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दुनिया के सबसे ताकतवर वित्तीय निगरानी मंचों में से एक FATF ने भारत की क्षमता, विश्वसनीयता और नेतृत्व पर अपनी मोहर लगा दी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की पेरिस में आयोजित प्लेनरी बैठक में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सांस्कृतिक मंत्रालय के मौजूदा सचिव विवेक अग्रवाल को साल 2026-27 के लिए FATF का अगला उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। अब पेरिस से आई इस खबर ने यह साफ कर दिया है कि भारत सिर्फ आर्थिक ताकत ही नहीं बल्कि वित्तीय अपराध और आतंक के नेटवर्क पर नकेल कसने की लड़ाई में भी भारत आज अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। और किस भारतीय को यह पद दिया गया है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं FATF में भारत का दबदबा। तो FATF में भारत का ये दबदबा साफ तौर पर नजर आया और भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जी हाँ, एक भारतीय को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जहां विवेक अग्रवाल भारत के लिए सीधे तौर पर जो उपाध्यक्ष हैं वो इस समय बन चुके हैं, FATF के उपाध्यक्ष बने, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत के लिए एक तरह से हम देखें तो ये बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इस समय देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार भारत जो है वो उपाध्यक्ष का जो पद है वो संभालेगा। और सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों को भारत की मजबूती मिलेगी। भारत की तरफ से जो तमाम प्रयास किए जाते हैं, आतंकवाद की जो फंडिंग है उसको रोकने में भी मजबूती मिलेगी। और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा में भारत की जो भूमिका है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आखिर इसके क्या मायने हैं, ये जो पद मिला है कितनी बड़ी भूमिका है वो हमने आपको बताया, लेकिन आखिर वो कौन भारतीय है जिनको ये बड़ा पद मिला है। फोटो तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आखिर ये है कौन, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। ये इनका नाम है विवेक अग्रवाल, जो कि 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में फिलहाल में संस्कृति मंत्रालय में सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। FIU और इंडिया के पूर्व निदेशक भी हैं और इसके साथ ही FATF में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी हैं और वित्तीय खुफिया मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर भी विवेक अग्रवाल को जाना जाता है। इसके साथ ही PM किसान, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी तमाम योजनाओं से वो जुड़े रहे हैं और 3 दशक से ज्यादा का उनके पास में प्रशासनिक अनुभव भी है। तो ऐसे में विवेक अग्रवाल को ये बड़ी जिम्मेदारी और भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही ये बड़ी जिम्मेदारी FATF में 1 साल के लिए समय विवेक अग्रवाल को दी गई है और वो वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही FATF आखिर क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि आखिर FATF क्या है, कौन सी ये संस्था है और
क्या इसका काम है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि G7 देशों की ये पहल की गई थी और उस दौरान FATF को लाया गया, जिसमें खास तौर पर मुख्यालय की अगर हम बात करें तो फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है और 39 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। जो वैश्विक वित्तीय अपराध है उन पर नियंत्रण करने का काम FATF का रहता है। आतंकवाद फंडिंग पर नजर रहती है, खासतौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग और आवाजाही पर रोक लगाई जाती है FATF की तरफ से। 2010 में भारत इसका सदस्य बना। FATF की ग्रे और ब्लैकलिस्ट का वैश्विक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की हम बात करें पड़ोसी देश की, तो कई बार FATF की ब्लैकलिस्ट और ग्रे लिस्ट भी आ चुका है। अब ये ग्रे लिस्ट और ब्लैकलिस्ट आखिर क्या है और इसके क्या प्रभाव है, वो भी एक तरह से आपको बता देते हैं। क्योंकि FATF की अगर आप लिस्ट में आ जाता है कोई भी देश, तो उसके लिए वित्तीय लेन देन काफी मुश्किल हो जाता है। ग्रे लिस्ट की सबसे पहले बात करते हैं। ग्रे लिस्ट की अगर हम बात करें तो निगरानी वाले देशों की सूची होती है, जिसमें जोखिम लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं होता है। सुधार करने का मौका उस देश को दिया जाता है और वित्तीय सिस्टम पर कड़ी नजर रखी जाती है FATF की तरफ से। निवेश और लेन देन पर पूरा दबाव रहता है और साथ ही नियम सुधारने के लिए चेतावनी भी देश को दी जाती है। तो ये तो है ग्रे लिस्ट, लेकिन इसके साथ ही अगर किसी देश को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो ब्लैक लिस्ट का मतलब है आतंकवाद फंडिंग से जुड़े हुए देश जो है वो इसमें शामिल होते हैं। पूरी तरह से असहयोगी देश इसमें शामिल और साथ ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। दुनिया से वित्तीय संपर्क बहुत कम कर दिया जाता है। व्यापार और निवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है। अगर आप FATF की कोई भी देश FATF की अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, तो व्यापार और निवेश पर पाबंदी और साथ ही आतंकवाद फंडिंग के लिए भी बेहद ही खतरनाक है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, विवेक अग्रवाल को FATF के उपाध्यक्ष पद पर चुना जाना भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे देखते हैं? देखिए, ये व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में इसे देखा नहीं जाना चाहिए। इसे देखा जाना चाहिए कि देश की बड़ी उपलब्धि है, और खास करके इसलिए कि जब भारत ने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म घोषित कर रखा है और भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसने टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया में एक मुहिम चलाई है। यूनाइटेड नेशंस में कन्वेंशन, जो टेरर के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ एक कन्वेंशन हमारा प्रस्तावित है, जो जिस पर अभी तक पूरी तरह विचार नहीं हुआ है। लेकिन FATF में भी हम लगातार आवाज उठाते रहे और FATF में हमारे लगातार आवाज उठाने की वजह से आज विवेक अग्रवाल भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहां उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और जो मुझे पता चल रहा है कि अधिक वोटिंग होती है, हालांकि इस वोटिंग को जाहिर नहीं किया जाता, लेकिन जो खबर मिल रही है कि अधिकांश जो सदस्य देश हैं, वो अधिकांश सदस्य देशों में भारत का समर्थन किया है इस पद के लिए। और देखिए, एक फर्क ये पड़ता है कि जब आप कमरे के बाहर हैं और कमरे के भीतर हैं, तो कमरे के भीतर जाते हैं तो आपको एक डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है। FATF में हम लगातार सक्रिय रहे 2010 से, और लगातार हम आवाज भी उठाते रहे। कई बार ऐसे देशों पे के खिलाफ सैंक्शन भी लगे हैं, कार्रवाइयां भी हुई हैं, उनके मनी फ्लो पर निगरानी भी रखी गई है, चेतावनी भी दी गई है। लेकिन जब हम अंदर रहेंगे FATF के अंदर, तो और ज्यादा प्रभावी तरीके से, क्योंकि हम प्रभावित देश हैं टेरर से, और उस टेरर को कैसे टैकल किया जा सकता है पूरी दुनिया में, इसमें हमारा योगदान होगा। मात्र एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो आतंकवाद की प्रक्रिया चल रही है, आतंकवाद की गतिविधियां चल रही है, उन सारी गतिविधियों को रोकने में भारत की एक भूमिका रहेगी। जी, इसके साथ ही FATF में इस नई भूमिका से आतंक के जो फंडिंग नेटवर्क है उसके खिलाफ भारत की रणनीतिक बढ़त किस तरीके से मिलती हुई नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पे एक भारत जो है सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं, बल्कि दुनिया में आतंकवाद का जहां भी एक नेटवर्क चल रहा है, दुनिया में देखिए आतंकवादियों का भी एक नेटवर्क चलता है। एक समूह दूसरे समूह को मदद करता है, ट्रेनिंग देता है, वित्तीय उसको मदद पहुंचाता है, और यहाँ तक कि कुछ देश जो है, कुछ देश की सरकारें जो है, वो भी मदद करते हैं ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो इन सारी चीजों को
कैसे रोका जाए, कैसे इस प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाए ताकि कोई टेरर फंडिंग नहीं हो। और इसके अलावा देखिए अभी हाई टेक्नोलॉजी में भी टेररिस्ट के प्रवेश करने की पूरी योजना जो मिलता ही है इंटेलिजेंस सूत्रों से कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे FATF निगरानी कर सकता है, क्योंकि इस सारे गतिविधियों के पीछे होता है फिनांस कौन कर रहा है, फिनांस कहां से आ रहा है, कंपनी से आ रहा है, सरकार से आ रहा है, व्यक्तिगत तौर पे आ रहा है। तो इन सारी चीजों में मुझे लगता है कि भारत का जो तंत्र है, भारत का जो अनुभव है, वो FATF के काफी काम आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, OTP की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और इसी के साथ रुक करते हैं अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो योग दिवस के कार्यक्रम में तो शामिल होंगे ही, लेकिन साथ ही भारतीय नौसेना को एक बड़ा रणनीतिक तोहफा भी देंगे। जी हां, कोलकाता में आयोजित एक विशेष समारोह में नौसेना 3 स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को अपने बेड़े में शामिल करेगी, जिनसे भारतीय नौसेना की शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी। और इन 3 स्वदेशी युद्धपोत के नाम है INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय। नौसेना के मुताबिक ये तीनों जहाज अलग अलग भूमिकाओं के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें समुद्री युद्ध, समुद्री सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियान जैसे अहम क्षमताएं हैं। दिखाएंगे आपको इन तीनों की ये झलक, और लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। तो भारतीय नौसेना की ताकत जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। एक साथ 3 स्वदेशी युद्धपोत कमीशन होंगे, नौसेना की शक्ति को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय, ये 3 स्वदेशी युद्धपोत। और इसके साथ ही इनके डिजाइन की अगर हम बात करें तो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, स्वदेशी रूप से ही ये निर्मित है। और 21 जून यानी कि कल कोलकाता में इनको कमीशन किया जाएगा, यानी कि नौसेना के बेड़े में इन्हें शामिल किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर पूरा समारोह होगा, और इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर अगर हम देखें तो 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से ये तीनों युद्धपोत जो हैं उनको बनाया गया है, निर्मित है, और नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा किए गए हैं। GRSC ने तीनों जहाजों का निर्माण किया है, और इन तीनों जहाजों को आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तौर पर भी इस समय देखा जा रहा है। आइए एक झलक इन तीनों की आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ ये प्रोजेक्ट है। और INS दूनागिरी की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको निर्मित किया गया है, बनाया गया है। 5वीं स्टील्थ फ्रिगेट अत्याधुनिक हथियार और साथ ही उन्नत सेंसर इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही मिसाइल प्रणाली मध्यम से भी दूरी, और साथ ही एक तरह से हम देखें तो ये तमाम इसकी खासियत है। तो ये तीनों ही युद्धपोतों की झलक इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। INS संशोधक की अगर हम बात करें तो 4था सर्वेक्षण जहाज, और साथ ही सटीक और व्यापक सर्वेक्षण करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। INS अग्रय की अगर हम बात करते हैं तो INS अग्रय की भी अपने आप में कई सारी खासियत है, जिसमें हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रॉकेट और लॉन्चर से ये लैस हैं। तो ये इन तीनों ही जहाजों की खासियत
और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बरिष्ठ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, ये 3 युद्धपोत, स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना के बेड़े में कल शामिल होंगे। किस तरह से भारतीय नौसेना की जो क्षमता है, उसकी शक्ति है और मजबूती देते हुए नजर आएंगे विशाल? दीपिका, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, वन हू रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड, और इसलिए ये जरूरी है कि भारतीय नौसेना अपने आप को पूरी तरह से मजबूत करे। ये जो हमारे 3 जहाज जिनको कल प्रधानमंत्री देश को समर्पित करने जा रहे हैं, इनमें 70% से ज्यादा सामान जो है वो हमारी अपनी कंपनियों ने बनाया है। आपने जीआरएसी का जिक्र किया, लेकिन 200 से ज्यादा एमएसएमईज का इसमें योगदान है। और अगर हम बात करते हैं आईएनएस जूनागढ़ी की, आईएनएस जूनागढ़ी चंबा जिले के अंदर 7000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर एक पर्वत शिखर है, उस पर ये बनाया गया है। और इसकी खास बात यह है कि आईएनएस जूनागढ़ी जो स्टेल्थ फ्रिगेट है, 17A कैटेगरी का है, और ये जो है ब्रह्मोस से लैस होगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल ब्रह्मोस और सरफेस टू एयर मिसाइल मीडियम रेंज। तो ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 17A क्लास का फ्रिगेट है, जो हमें मजबूती देगा दुश्मन पर हमला करने के लिए। आप सर्वेयर जहाज की बात करते हैं, संशोधक, वो जो उतला जहाज को माफ कीजिए, जो कोस्टल एरिया है वहां पर विदेशी जो दुश्मन के जहाज है उन पर नजर बनाएगा, साथ ही सर्वे भी करेगा। और अग्रे जो है वो हमारा अटैकिंग जहाज है, जिसके अंदर हमारे सोनार लगे हुए हैं, हमारे मिसाइल्स लगे हुए हैं, और ये जो है दुश्मन के ऊपर हमला करने के अंदर कभी भी तैयार रहता है। तो ये जो हमने सबक सीखा ऑपरेशन पर सिंदूर में, कि हमें 2 वॉर पे तैयार रहना होगा, पाकिस्तान और चीन दोनों से बाखबर रहना होगा। इस वजह से ये जो तीनों जहां तक कमिटमेंट है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, हमारे सेल्फ रिलायंस के विजन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर कल भारतीय नौसेना और मजबूत होती हुई नजर आएगी, और नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।